हेलो फ्रेंड्स, लाइट माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट पॉलिटी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे कि मतलब हमको पॉलिटी में क्या पढ़ना होता है और क्या चीज़ छोड़ना होता है, ठीक है ना। और मैं आपको पहले हर टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बाद उसके वन लाइनर्स क्वेश्चन जो भी एसएससी में पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, मतलब लगभग मैं सारे क्वेश्चन उसमें लाया हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो ये फंडामेंटल लॉ है हमारे कंट्री का, जो कि हमारे गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स बताता है, बेसिक प्रिंसिपल्स, उसका स्ट्रक्चर कि हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, और उसकी फंक्शनिंग बताता है कि हमारी गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगी, ठीक है। और ये हमें और बताता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें कहीं भी इंडिया में रहने का अधिकार है, मतलब जो जो भी अधिकार है वो सारी चीज़ें बताता है। हमारी ड्यूटीज़ बताता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये भी इंश्योर करता है ना कि हमें जस्टिस मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें बराबरी मिले, कि लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का ना हो सके, और भाईचारा बना रहा है सोसाइटी में, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है। ये हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमें फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी, जिसमें लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगी, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों से मिलके बनता है हमारा गवर्नमेंट। रूल्स ऑफ लॉ क्या है, ये हमें बताता है कि हमारा जो लॉ है और पॉलिसी है वो रिटन प्रिंसिपल के बेस्ड है, ठीक है ना। अब हमें इसी प्रिंसिपल, जो रिटन प्रिंसिपल है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी लॉ के हिसाब से हमें चलना होता है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स क्या है, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमें बोलने का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार है, जस्टिस का अधिकार है, ये सारी चीज़ें मतलब ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। गाइडिंग प्रिंसिपल, मतलब ये हमें बताता है ना कि हमें इसी लॉ के हिसाब से चलना है, तो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल ही तो हुआ। और ये मतलब ये बताता है कि गवर्नमेंट हमारी डिसीजन कैसे लेगी, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही लेगी, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप्स हैं वो दिया है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले तो ये जान लो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। अब सम कंट्रीज लाइक यूएस हो गया, इंडिया हो गया, इन सब का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कहाँ कहाँ का है, यूके है, ठीक है ना। इनका कुछ अलग ही सिस्टम है, बेसिक इनका कस्टम, ट्रेडिशन, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उसी से इनका मतलब चलता है। इसमें हर चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, और हमारे में क्या है, हर चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो नहीं लिखी होती है उसी में अमेंडमेंट वगैरह करके उसको ऐड किया जाता है। ये सारी चीज़ें मतलब हमारे में, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब हमारे जो लॉज हैं वही सुप्रीम है, ठीक है ना, और इस लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है, सिटीजन्स के कुछ राइट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वही चीज़ ऊपर मैं आपको भी बताया, वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब हमारा जो मतलब गवर्नमेंट है ना, उसका पावर जो है वो डिवीज़न है। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उसकी पावर अलग है, फिर वो हर चीज़ तो संभाल नहीं सकता, इसलिए हमने अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम्स बना रखे हैं कि मतलब वो देखें कि क्या क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब अलग अलग पावर्स का डिवीज़न है कि हम गवर्नमेंट को ईजिली, आसानी से रन कर सकें। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या है, कि मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है कि गवर्नमेंट को चुनने में। जैसे हम जाते हैं, वोट देते हैं, जो मेजॉरिटी जिसकी रहती है वो बनता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसमें पीपल्स का जो प्रमोट पीपल का जो पार्टिसिपेशन रहता है ना, ये डेमोक्रेटिक बनता है, मतलब समझ रहे हो ना। आगे देखो फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर क्या होता है, फेडरल फीचर वही होता है ना, जो पावर्स का डिवीज़न होता है, उसी को बस फेडरल फीचर कहा जाता है। कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और फिर उसमें भी कई प्रकार के डिविजन्स होते हैं अलग अलग, समझ रहे हो ना। छोटी मोटी यूनिट बनाई जाती हैं अलग अलग, कि हमारे जैसे सिंचाई विभाग हो गया, या फिर अलग अलग विभाग हुए, वो पावर्स का डिवीज़न इसीलिए होता है कि हम अलग अलग चीज़ों को कितनी आसानी से हम मतलब लोगों के अच्छे के लिए उसका प्रयोग कर सकें, इसलिए पावर्स का डिवीज़न होता है।
तो हमारे यहाँ देखो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया, ठीक है ना। अब देखो पावर्स का डिवीज़न किस तरीके से है ये भी दिया हुआ होता है, लिस्ट बनी है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट में देखो क्या क्या आता है, डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गया, या फिर एटॉमिक से रिलेटेड जो भी रहेगा, एटॉमिक बम वगैरह जो भी रहते हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ें सेंट्रल के पास रहती हैं, वो स्टेट के पास नहीं रहती हैं। स्टेट के पास क्या क्या है, कोई पॉलिसी अपनी खुद की बनाई, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, पॉलिसी में बोल रहा हूँ, पुलिस हो गया, वो स्टेट के पास रहता है। कॉन्करेंट लिस्ट जब इन दोनों का, जिसमें जैसे इसमें मान लो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ होती है कॉन्करेंट जिस पे ये दोनों का अधिकार होता है, जैसे एजुकेशन हो गया या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई हो गया, तो इसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल जो होता है ना, वो दोनों का कुछ कुछ अधिकार होता है। अब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लैंड ऑफ द लॉ, मतलब ये मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वही सबसे सुप्रीम होता है। इसमें जो लॉज दिए होते हैं इसी से हमें को काम करना होता है, इससे बाहर हम नहीं कुछ कर सकते। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देख लिया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, जुडिशरी पे मतलब किसी गवर्नमेंट का या फिर किसी का दबाव नहीं रहता है, इसमें ये कहना चाहता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसमें देखो 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि जैसे इंडिया के पास राज्यसभा है और लोकसभा हो गया रिप्रेजेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स ऑफ पीपल। इन यूएसए सीनेट रिप्रेजेंट स्टेट्स वाइल हाउस रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट द पीपल, मतलब वही नाम अलग अलग कर दिया है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा इंडिया में है, उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे दूसरे नाम का प्रयोग होता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, यहाँ पे इनका सीनेट बोला जाता है। अब रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है ना कि हम जैसे जो लॉ बना है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, उससे बाहर हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहती है कि जैसे मान लो कोई लॉ है, हम देख रहे हैं कि उससे मतलब काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट होता है ना, ये हमारे लिए एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आप देख लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सब समझ जाओगे। सेपरेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ये भी हो गया। इक्वल स्टेटस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ ट्रू फेडरेशन, स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जितनी भी लेवल गवर्नमेंट होती है ना, वो अपनी पावर जो है वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए जो है एक क्लासिकल फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑटोनॉमी है। इंडिया में जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे हमारे यहाँ देखो कोई भी लॉ है, एक सेंटर बना रही है, एक स्टेट बना रही है, दोनों में के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हमको सेंटर वाला ही देखना होता है, क्योंकि सेंट्रल जो है हमारा सुप्रीम है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में स्ट्रॉन्ग स्टेट रहते हैं। स्टेट जैसे अलग अलग स्टेट जो है ना, वो यूएसए में अपना अलग स्ट्रॉन्ग रहता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में जैसे पूरे भारत को अगर देखोगे ना, तो पूरे भारत पे जो लॉ बना है ना, वो स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टेट का लॉ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो ये दोनों में अंतर। कनाडा में भी देखो क्या है, सेंटर के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी वेल डिफाइंड पावर्स डिवीज़न दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, मतलब हर जगह का अलग अलग तरीका रहता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़ा, या फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी रहता है, तो वो सारे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में मैं यहाँ पे दिया हुआ उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, देखो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। अब उतनी सारी चीज़ें तो हम अपने से लिख नहीं देंगे, हमने अलग अलग जगह से इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके हमने अपने गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हर जगह से अलग अलग चीज़ें ली हैं, तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज तो अलग अलग जगह का ही लिखेंगे ना। तो देखो जैसे हमने पहले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, देखो ज़्यादातर चीज़ें हमने यहीं से ली हैं, ठीक है ना। अब देखो लेकिन लिया क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हमें याद रखनी है।
फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग ऊपर देख लेंगे, मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स होगा सेंटर और स्टेट का, ठीक है ना। हमने गवर्नर का ऑफिस कैसा होगा ये भी हमने यहाँ से लिया, जुडिशरी स्ट्रक्चर लिया, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया और पब्लिक सर्विस कमीशन लिया, पीएससी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हुई हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम में ये सारी चीज़ें थी, हमने एज इट इज़ वैसे ही ले ली हैं। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। रूल्स ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, अब देखो कहीं कहीं डुअल सिटीजनशिप होता है जैसे यूएसए में, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप। अगर हमारे पास यहाँ की नागरिकता है, हमने कहीं और की ली तो हमारी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और नागरिकता के भी 4-5 तरीके होते हैं लेने के या फिर गंवाने के, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें 5 तरीके की होती हैं, तो वो आगे रहेगा, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल मतलब 2 सदन, एक लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। कैबिनेट जो होती है हमारी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछेगा, वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना। रिट्स होती हैं, अब रिट्स देखो, रिट्स में भी हाई कोर्ट्स की रिट्स ज़्यादा पावरफुल होती हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक ये भी हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट दोनों पे रिट इशू करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स पे ही रिट इशू कर सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें मतलब हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। अब यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। तो ये सारी चीज़ें ना हमने अमेरिका से ली हुई हैं। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको याद रखनी होती है, हर एक चीज़ इसमें जितनी भी पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट दिया है, ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट दिया है, ये भी जितनी पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपसे कोई भी एक पूछ लेता है, ये तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एकदम याद ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको याद करने के लिए आप कोई ट्रिक वगैरह भी देख सकते हो, जैसे थर्ड वाले के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, यूएस का वीपी जुडिशरी को हटाने सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो इससे मतलब ये पता चल गया कि यूएस की बात हो रही है, यूएस का वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट जुडिशरी को हटाने, जुडिशरी को हटाने मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की बात हो गई, और प्रेसिडेंट को भी हटाने की बात हो गई। यूएस का वीपी जुडिशरी को हटाने सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब देखो जुडिशरी बोला तो यहाँ से ये जुडिशियल रिव्यू भी आ गया, जुडिशरी भी आ गई, ठीक है ना। और कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट के पास, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आ गया। तो ये मतलब थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं याद करने के लिए, आपको याद कर सकते हो। अब आयरलैंड क्या है, आयरलैंड से ले आ गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन लिया गया है, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसी तरीके से कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बताया ना कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होती है बाकी स्टेट की गवर्नमेंट से, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो वहाँ पे सेंट्रल की ही बात को मतलब माना जाता है। रेसिड्यूअरी पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये सारी चीज़ें कनाडा से ली गई। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का याद करने का जैसे है ना, ऑस्ट्रेलिया करंट रेट की बात बैठ कर करेगा, तो यहाँ से देखो ऑस्ट्रेलिया करंट ट्रेड की बात बैठ कर करेगा, मतलब जॉइंट सिटिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद करने का बस तरीका है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है और 5 ईयर प्लान लिया है। फ्रांस से देखो LIFE, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने फ्रांस से लिया है, यहाँ पे देखो इस F से फ्रांस भी याद रखना। और रिपब्लिकन सिस्टम, तो ये मतलब उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद रखना। जर्मनी से देखो इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है, जो इमरजेंसी होता है आर्टिकल 352, और एक होता है 356, और एक 360, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है ना। जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, प्रोसीजर है, और इस्टेब्लिशिंग लॉज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश के हैं ना, तो वो आपको याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए एकदम। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखो शेड्यूल
लिस्ट और पार्ट्स। तो पहले मैंने पार्ट्स करा रखा है, फिर मैंने शायद शेड्यूल कराया, लिस्ट कराया। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या है। देखो आर्टिकल, देखो 22 पार्ट है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट वगैरह हुआ है ना, तो जैसे ये 4th ए हो गया, इसी तरह 9th ए हो गया, यहाँ पे 9th बी हो गया, तो ये टोटल मतलब 25 हो गया इसी तरीके। और एक आध रिपील वगैरह भी किया गया, जैसे एक ही है, लेकिन यहाँ पे 7th वाला शायद रिपील है, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो कुल मिला जुला के आपका जो है 25 बचता है, 25 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, दूसरे में सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल राइट, चौथे में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फोर्थ में फंडामेंटल ड्यूटी। इसका देखो अमेंडमेंट 42वें से इसको जोड़ा गया है। अब देखो उसके बाद यूनियन आता है, स्टेट आता है, फिर ये यूनियन टेरिटरी आता है, 7वें को तो खत्म कर दिया गया है। अब जब ये तीनों खत्म हो गया तो आपका पंचायती आ गया राज, पंचायती राज, फिर म्यूनिसिपैलिटी आ गया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारी चीज़ें 9th है, 9th ए 9th बी में है। फिर 10th में शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फिर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये 12th में है। 13th में आपका ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटर कोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 14th में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूपीएससी, फिर पीएससी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर 4th ए में ट्रिब्यूनल्स है। अब 15वें में देखो इलेक्शंस हैं, आर्टिकल 324 वगैरह रहता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़। और ये आर्टिकल भी दे रखा है ना कि कौन कौन सा कहाँ से कहाँ तक, जैसे यूनियन टेरिटरी में 1 से 4 तक है, फिर 5 से 11 सिटीजनशिप, 12 से 35 फंडामेंटल राइट हो गया, 36 से 51 स्टेट पॉलिसी हो गया, 51 फंडामेंटल ड्यूटी। मतलब इस तरीके से आपको सारे आर्टिकल्स भी दे रखे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका 17वां होता है, 18वां आपका इमरजेंसी प्रोविजन होता है, उसके बाद मिसलेनियस आता है, उसके बाद 20वां आपका इंपॉर्टेंट होता है, अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, मतलब सोर्स इसका कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर ये टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मैंने ये सारी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए एकदम। अब शेड्यूल देख लो, शेड्यूल आपको 12 है, 12 याद होना चाहिए। 11वां आपका पंचायत है, 12वां आपका म्यूनिसिपैलिटी है। फर्स्ट में आपका नाम होता है, स्टेट का नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम, सारे नाम लिखे होते हैं। दूसरे में हमको सैलरीज दिए रखा है। अब देखो इसको याद करने का तरीका, सेकंड एस से स्टार्ट होता है, इसमें सैलरीज आ जाती हैं, ठीक है ना। थर्ड में TH आता है ना, THIRD, तो इसको ओथ याद रखो, ओ TH यहाँ पे आता है, ठीक है। फोर्थ में आपको याद रखना है कि फोर्थ में राज्यसभा और स्टेट्स के जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होती हैं, फोर्थ आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब 5वां देखो, 5वां थोड़ा सा एस शेप में लग रहा है ना, आप याद रखना शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक। 6th क्या होता है, 6 में देखो ट्राइबल में देखो 6 वर्ड है ना ट्राइबल, तो आप इसको 6th से याद रखना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं ट्राइबल एरियाज। 7वां डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन। 7वां देखो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। ये तीनों लिस्ट जो हमने ऊपर पढ़ी नहीं थी कि एटम बम से रिलेटेड हो गया, डिफेंस से रिलेटेड हो गया, सारी यूनियन के पास रहती हैं। स्टेट के पास क्या रहती हैं, पुलिस रहता है, या फिर, और थर्ड में क्या रहता है, कॉन्करेंट में एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, मैरिज से रिलेटेड हो गया ना। अपनी स्टेट और सेंटर दोनों उस पर लॉ बना सकती हैं, इसलिए वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। 8वां जो हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। 9th लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा गया है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट शेड्यूल 9, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 10वां आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, और बाकी 11वां 12वां मैंने बता दिया, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी। तो ये हो गए आपके शेड्यूल। अब देखो लिस्ट जो मैंने अभी आपको ऊपर 2 बार बता चुका हूँ, कुछ पे केवल सेंट्रल लॉ बना सकती है, कुछ पे स्टेट लॉ बना सकती है, और कुछ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो वो चीज़ आपका है, और इसमें कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं ना, ये भी पूछता है, तो ये आपको सब्जेक्ट्स भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट पूछता है, नाम नहीं पूछता है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। और सब्जेक्ट्स भी फिलहाल मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जैसे देखो यूनियन डिफेंस पे हो गया, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इनकम टैक्स। आपने सुना होगा ना, देखो रेलवे जो है सेंटर से रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सारी चीज़ें जो है यूनियन के पास होती हैं। स्टेट के पास क्या क्या रहेगा, पुलिस रहेगा, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, समझ रहे हो, जैसे प्रधान उद्यान हो गए, या फिर और भी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, लैंड, लिकर, बेटिंग, ट्रेड, ये सारी चीज़ें मतलब स्टेट के उसमें आती हैं।
और कॉन्करेंट जिस पे दोनों मतलब लॉ बना सकते हैं, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, फॉरेस्ट, लेबर लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है आर्टिकल्स। अब देखो आर्टिकल्स जो होती है ना, अब 470 आर्टिकल देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहले 395 थी। इतना आर्टिकल कोई याद नहीं कर सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट हमको याद करना होता है, ठीक है ना। जैसे जो स्टार्टिंग है 70 या 80 तक है, वो तो हमको एकदम रटा होना चाहिए, उसके बाद हम छोड़ सकते हैं। अब देखो ये पार्ट्स में डिवाइड है ना, इसलिए आसान करना थोड़ा इजी होता है। जैसे फर्स्ट में 4 है, तो पहले में तो केवल ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फिर हम कैसे दूसरे स्टेट्स को ले सकते हैं, मतलब बाहर की कोई टेरिटरी है वो भी इंडिया में जोड़ना चाह रही है तो उसको हम कैसे ले सकते हैं, या फिर हम अपने स्टेट को जैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, तो ये सारी चीज़ें मतलब थर्ड आर्टिकल से रिलेटेड होती हैं। अब ये जो दूसरे और तीसरे में जो चेंज करेंगे ना, वो फोर्थ में हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे नाम वाम चेंज करते हैं या फिर कोई टेरिटरी चेंज करते हैं तो नाम वाम लिखना पड़ता है ना, तो इसलिए फोर्थ में भी जो ये सेकंड और थर्ड से रिलेटेड है। अब देखो सिटीजनशिप में क्या है, 5 से 11 तक। तो पहले में तो सिटीजनशिप के बारे में लिखा होता है, जो पहला आर्टिकल होता है ना किसी भी पार्ट का, उसमें ज़्यादातर जो मतलब उसमें रहेगा, जैसे फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरी है तो उसके बारे में लिखा रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड में जैसे ये सिटीजनशिप है तो सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। अब देखो छठवें में क्या है, जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे उनके सिटीजनशिप के बारे में है। सातवें में क्या है, जो यहाँ से गए पाकिस्तान लेकिन बाद में रिटर्न आए उनके बारे में। अब सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस अब्रॉड, जो बाहर रहते हैं उनके सिटीजनशिप से रिलेटेड है। 9th में लिखा है कि मतलब हमारे 2 सिटीजनशिप नहीं हो सकती, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का अधिकार है, मतलब अगर हम कहीं और का सिटीजनशिप लेते हैं तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे यहाँ के सिटीजनशिप से। और हमारी सिटीजनशिप कैसे कंटिन्यू रह सकती है, ये 10वें से रिलेटेड है। और 11वां मतलब पार्लियामेंट कैसे पावर रेगुलेट है सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो वो आर्टिकल 11 में लिखा है, ठीक है ना। 12वें में अब देखो फंडामेंटल राइट आ गया, इसमें 12वें में डिफिनीशन लिखी हुई है, 13वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 14वें से इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें भी कई पार्ट है ना फंडामेंटल राइट में भी, तो हमने कैसे याद किया है, पहले तो EFEREC। अब ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ये जो लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी, ये इक्वलिटी को ई से डिनोट किया गया है। अब इसमें 14 से 18 तक है, इसको मैंने कैसे याद किया है, LD पुट। L का मतलब क्या है, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, ठीक है। D क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मतलब राइट्स दिया है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन। P का मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, U मतलब अनटचेबिलिटी, और T का मतलब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने का तरीका होता है। अब F का मतलब देखो यहाँ पे देखो फ्रीडम दे रखा है। अब फ्रीडम में भी मैंने कैसे याद रखा है, SCLED। S का मतलब क्या होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसी में आ गई। अब C का क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियोपार्डी एंड मतलब कन्विक्शन से रिलेटेड है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब एक ही के लिए हमको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है ना। इसको मैं लिखा नहीं है लेकिन इसको याद कर लेना। L का मतलब राइट टू लाइफ। E का मतलब क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। और D का मतलब डिटेंशन, मतलब कोई भी हमें ऐसे नहीं डिटेन कर सकता है, हमें उसे पहले बताना पड़ता है कि कोर्ट रोड में बताना पड़ता है ना कि हमने इसको पकड़ा रखा है, तो ये डिटेंशन से रिलेटेड हो गया। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब ये देखो E हो गया, F हो गया, अब इस E का मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो गया। एक्सप्लॉयटेशन में एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आर्टिकल 13, और 24वां मतलब चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है कि मतलब ये सब अपराध है, ठीक है। अब EFE हो गया था, अब R आ गया फिर से, ये रिलीजन से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसमें भी देखो 4 आर्टिकल है, तो ये हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का देता है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम कोई भी रिलीजन अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, मतलब कोई ट्रस्ट वस्ट बना सकते हैं, और रीजनल एक्टिविटीज़ करने पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
और नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन अगर है तो उसमें रिलीजन से रिलेटेड हमें कोई चीज़ें नहीं मतलब करनी है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये आपका 25, 26, 27, 28 ये हो गया। अब उसके बाद क्या आ गया, EFER हो गया। अब ई फिर से आ गया, उसी का मतलब हो गया एजुकेशनल राइट। तो ये हमारा 29-30 में दे रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, माइनॉरिटी के राइट्स को हमें बचाना है, उनके लैंग्वेज को बचाना है, उनके कल्चर को बचाना है। और इसको बचाने के लिए हम कोई भी एडमिनिस्टर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है 29-30 में, ठीक है ना। अब EFERE हो गया। अब C बचा है। C का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें देखो आर्टिकल 32 आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा DPSP आ गया। तो ये DPSP के भी सारे आर्टिकल्स आपके इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। जिसमें देखो ये आर्टिकल 51 जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये लास्ट के ही थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 50वां क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 49वें में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। 48वें में क्या है, प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। और आर्टिकल 48 में क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। आर्टिकल 44 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इधर देखो 40 के बाद ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। 40 जैसे ये पंचायती राज आ गया। 39वें का इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 36वें में तो पहले तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखा रहेगा, जो कि आर्टिकल 12 में भी हमें दिखा था ना, सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ उसमें भी स्टेट से रिलेटेड मतलब काम था, इसलिए पहले डेफिनेशन दिए थे। यहाँ पे भी स्टेट से रिलेटेड आगे काम है, इसलिए डेफिनेशन दे दिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपका ये आर्टिकल 36 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39A इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, 41 इंपॉर्टेंट है, 42 भी इंपॉर्टेंट है, ये मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड है। और ये लिविंग वेजेस से रिलेटेड है ना, कि सबको स्टैंडर्ड लाइफ मिले, ठीक है। और ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। देखो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन मतलब ये है ना कि जैसे कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें एक लेबर्स का वो रहता है कि ग्रुप रहता है कि वो मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है लेबर्स के साथ तो वो वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये मतलब हमेशा हर जगह हर इंडस्ट्री में ऐसा एक मतलब वो बनाया जाता है डिपार्टमेंट, जिसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन रहे, कि मतलब इंडस्ट्री उनके साथ मतलब शोषण ना कर सके, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 45 भी, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, तो इसको मतलब देख लेना। जोड़ा नहीं गया था मतलब मॉडिफाई किया गया था। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे आर्टिकल जो 40 के बाद से हैं, और इधर 36वां आर्टिकल होगा 39 से लेके और ये पूरा 51 तक, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। अब आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी देखो 11 प्रकार की ड्यूटीज़ होती हैं, और 11वां जो है वो 86 से जोड़ा गया। जैसे ये जो लिखा नहीं था, अभी को दिखाया हूँ मैं, ये आर्टिकल 45। तो ये 51A का जो 11वां आर्टिकल है ना, वो इसी से जोड़ा गया था। यहाँ पे सिर्फ मॉडिफिकेशन है, वहाँ पे उसी से रिलेटेड एक मतलब दिया हुआ है, वो आगे मैं लिखा हूँ, वो आप वहाँ देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 51 फंडामेंटल ड्यूटीज सारी। उसके बाद देखो अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। पहले यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, तो इसमें आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका 63 से इम्पॉर्टेंट है, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 72, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो पहले तो 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, उसके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया, फिर इलेक्शन, फिर मैनर ऑफ इलेक्शन की मतलब इलेक्शन होगा कैसे, PRS TV मेथड से,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म है। फिर उसका ऑफिस कितने टर्म के लिए होगा, उसका एलिजिबिलिटी है इलेक्शन के लिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब। फिर क्वालिफिकेशन उसकी क्या क्या होनी चाहिए, कि मतलब उम्र क्या होनी चाहिए, या फिर उसकी पढ़ाई से रिलेटेड तो उतना नहीं है, बस केवल उम्र 35 साल होनी चाहिए, और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो, ये सारी चीज़ें मतलब है। ये जब हम आगे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। फिर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए, ओथ उसको कौन दिलाएगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रोसीजर क्या है उसको इम्पीचमेंट की, उसको हटाने की। तो देखो, हटाने का सिर्फ एक ही शर्त होता है, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका अगर वायलेशन करता है तो ही उसको हटाया जा सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है उसको हटाने का। फिर क्या इसके बाद इसका मतलब हम आगे जब पढ़ेंगे प्रेसिडेंट तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई, मैं यहाँ पे हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ कि मतलब इसको इम्पीचमेंट के लिए मतलब किसी भी हाउस में आ सकता है इम्पीचमेंट का, वो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। फिर उसमें से पास होने के बाद फिर जिससे मान लो लोकसभा में पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा तब फिर जाके ये हटेगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गया 63 में, फिर इसी को एक्स ऑफिसियो चेयरमैन राज्यसभा का होता है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ये चीज़ डायरेक्ट मतलब लिखी रहती है। फिर वाइस प्रेसिडेंट कब कब प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेगा, जैसे प्रेसिडेंट मान लो कहीं बाहर गया है या फिर उसकी तबीयत ख़राब है या फिर मर गया, इस टाइम में ना वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह लेता है। उसके बाद इलेक्शन वगैरह जो भी होगा वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक। फिर वाइस प्रेसिडेंट का टर्म्स कितने समय के लिए रहेगा, फिर ये इलेक्शन हो गया, फिर ये ओथ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 22वें में 72वें में आपका पार्डनिंग पावर की दिया है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है, जैसे रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिमिशन हो गया। मतलब एक जगह आप उसका देखोगे ना कि जैसे कोई अपराध किया है तो आप उसकी सज़ा को कम कर सकते हो। अब कैसे कैसे कम कर सकते हो, या तो जो मतलब जितनी हार्ड है उससे थोड़ी सी कम वाली सज़ा दो, तो टाइम वही रहे, कि मतलब 5 साल की अगर सज़ा है, आप उसको रोज़ मान लो हथौड़े से कुछ तोड़ना है तो आप उसको हथौड़े से न तोड़ के आप कोई और काम दे दिए, समझ रहे हो ना, कि मतलब उससे थोड़ा सा हार्शनेस उसकी कम हो जाए, लेकिन समय उतना ही रहे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप समय कम कर दो, या फिर किसी की मान लो तबीयत ख़राब है तो उस टाइम के लिए आप छोड़ दो। मतलब ये तीनों अलग अलग चीज़ें हो गई ना, तो वो सारी चीज़ें एक में रिप्राइव में आता है, एक रिस्पाइट में आता है, एक रिमिशन में आता है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल में आ जाता है। इसमें देखो, इसमें 76 वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 74 भी आप पढ़ सकते हो, 75 पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो पार्लियामेंट में आ जाते हैं। पार्लियामेंट में देखो जनरल प्रोविजंस में इम्पॉर्टेंट है ये 79, 80, 81 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये बताता है कि पार्लियामेंट के बारे में बताएगा। उसके बाद पहले राज्यसभा आ जाएगा 80 वाले में, फिर लोकसभा आ जाएगा, ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 3 इम्पोर्टेंट है। उसका 89, 90 देख सकते हो, बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना था आपका 100 के अंदर में, इतना ही आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। ये पावर, प्रिविलेज और प्रोसीजर में देखो 99 याद कर लो, 100 याद कर लो, और देखो उसके बाद आपका आ जाता है जॉइंट सिटिंग 108वां, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मनी बिल, अब देखो पहले स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल आ जाता है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका 110 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आपका बजट इंपॉर्टेंट है। बजट को किस नाम से लिखा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो है ना, बजट सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, ये बात याद रखना। बजट की जगह क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 121वां याद कर सकते हो। बाकी यूनियन जुडिशरी में आ जाते हैं, जिसमें 124वां सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट, ये याद रखना।
127वां याद रखना, ये अपीलेट जुरिडिक्शन और ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये याद रख लेना। ये याद रखना पावर ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है। फिर कैग पे आ जाओ, कैग में 148 याद कर लो, 149 याद कर लो। 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में 153, 154, 155, 156। देखो ये जिस तरीके से राष्ट्रपति वाला हम पढ़े थे, प्रेसिडेंट वाला, उसी तरीके से ये बिल्कुल सीरियल में बस ये गवर्नर चलता है, ठीक है ना। अब उसी में देखो 89 और कहीं कहीं 101, ये जोड़ने पे ना यही आर्टिकल लाइन से आने लगते हैं। आप ऐड करके देखना, या फिर 79 कुछ भी, मतलब सम एक रहता है, वो आप ऐड करते चला जाएगा। जैसे जैसे प्रेसिडेंट का था वैसे वैसे गवर्नर का आता चला जाएगा। तो ये चीज़ें बस याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो पार्डनिंग पावर गवर्नर की दे रखी है। बाकी इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, केवल इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखो 214 हाई कोर्ट का स्टार्ट हो गया। इसमें एक दो आर्टिकल आप याद रख सकते हो। देखो आर्टिकल जो है ना, वो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब ये 239 केवल एक देख सकते हो, ये 239 देख सकते हो, 239A देख लो, ज़्यादा नहीं। 243 देख लो, ये आपका पंचायती राज की डेफिनेशन इसमें दी हुई है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है AB, इसमें देखो कई इंपॉर्टेंट है, ये बस देखना रह जाता। जैसे ABCD कई पार्ट है ना, इसमें बस खाली आप देख लेना, बाकी उतना इम्पोर्टेंट केवल 243, 243A, B ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। अब ये यूनियन और स्टेट का रिलेशन दे रखा है, इसमें उतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। ये देखो फाइनेंस कमीशन याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 300A याद रखना। $312 याद रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, इम्पोर्टेंट है ये सब। ये इलेक्शन कमीशन याद रखना, 324। 326 याद रखना, ये याद रखना, रिपीट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब देखो, अब आपको याद रखना है ये 38, 39, 41, 42, ठीक है ना। और ये 343 ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। अब देखो ये इमरजेंसी में 352, 356 और 360, और इसमें देखो इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, ये चीज़ें याद रखना। 352 ये नेशनल इमरजेंसी, और इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों को इस नाम से भी याद रखना। अब इसके बाद आ जाते हैं 368 पे, जो कि है आपका अमेंडमेंट। बाकी ये स्पेशल प्रोविज़न, ये 300, ये यहाँ से याद रखना, ये थोड़ा सा 76 तक याद रखना, ठीक है। बाकी बस इतना ही आर्टिकल है, इतना आर्टिकल मतलब आपको याद रखना चाहिए। ये 394, 95 भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैंने जितना टिक कर दिया है ना, आप जब इसका PDF खोलना, वो सारा टिक करते चले जाना आप, ठीक है ना। आप इतना तो पहले याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप MCQ वगैरह देखोगे ना, तो आप उसके साथ जैसे कोई आर्टिकल आ गया तो आप उस आर्टिकल को वहाँ देखते चलना। इस तरीके से आप पूरा आर्टिकल याद कर डालोगे, समझ लो। पहले आप इंपॉर्टेंट याद करो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने टिक करा दिया है आपको, ठीक है। अब इसके देखो, इसके आगे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो मैंने 11 ड्यूटीज़ बोली थी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो इसमें लिखी हैं, ठीक है ना। पहला देखो रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन,
चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियल्स, ठीक है ना, डिफेंड द कंट्री, प्रोमोट हार्मनी, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्रिप फॉर एक्सीलेंस। अब स्ट्रिप फॉर एक्सीलेंस में देख लेना जो भी चीज़ लिखी हुई है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, रिस्पेक्ट पेरेंट्स टीचर एंड एल्डर्स, मतलब ग्रेटिट्यूड की बात हो रही है, और प्रमोट्स कम्युनल हार्मनी। ये 11 पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, अब देखो मैं क्या कह रहा था, जैसे देखो ये आर्टिकल 38 दे रखा है, ठीक है ना, आर्टिकल 177 दे रखा है, तो जैसे जैसे ये आपका आता जाएगा ना, आप केवल ये पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा 149। तो ये सब आप एक बार पढ़ोगे, पहले आपको जो इंपॉर्टेंट दिया वो याद हो जाए, उसके बाद ये सब याद करना है। तो पहले आप वो आर्टिकल्स याद करो, बाकी ये इसमें जितने क्वेश्चन है ये आप देखते चले जाना। तो अब हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट हमने पढ़ा है 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है ना, तो 9th शेड्यूल पे हम टिक करते हैं। अब देखो ये 52 है, 52 और एक याद रखो 91, तो 5 × 2 करोगे ना तो 10 होगा, और 9 + 1 करोगे तो 10 होगा। और हमने 10th शेड्यूल भी पढ़ा था, वो रिलेटेड होता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है ना, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। 7th देखो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। 10th अमेंडमेंट क्या है, देखो अब देखो 10, 12, 13 और 14 ये 4 जो आर्टिकल है ये लाइन से देखो। दादर एंड नागर में देखो DA आता है, DAD, ठीक है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना, DAD पहले आ जाएगा, फिर DAM, D के बाद M आता है ना, तो यहाँ से दमन एंड दीव और गोवा याद रखना। D के बाद ही G आएगा, फिर उसके बाद G के बाद N आ जाएगा, और फिर N के बाद पौंडीचेरी का P आ जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ये चारों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 10, 12, 13, 14 किससे रिलेटेड है। 19वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 21वां, 71वां, 92, 96 ये 4 फिर से याद रखो। पहले में सिंधी जोड़ा गया, फिर मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये 3 वर्ड यहाँ से याद रखना। 71 से 92 में बोडो डोगरी मैथिली संथली, बोडो डोगरी मैथिली संथली, इस तरीके से याद रखना, एक लय बन जाएगी, याद रखने के लिए आसानी रहेगी। 96 में उड़िया को उड़िया कर दिया गया था, ठीक है ना। अब 35वें में क्या है, सिक्किम को हाफ दर्जा दिया गया था स्टेट का, लेकिन यहाँ पे 36वें में फुल फ्लेज्ड दर्जा दे दिया गया कि मतलब ये स्टेट है। अब 24th अमेंडमेंट एक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 368 से अफर्म्ड किया था पार्लियामेंट पावर को, अमेंडमेंट का, ठीक है ना, अमेंडमेंट डिसाइड किया गया था। 38th गिव द प्रेसिडेंट पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। 42वां देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे ऐड की गई थी, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, प्रेम्बल टू, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर वर्ड्स जुड़े गए थे। और ये जो है ना पार्लियामेंट्री पावर को स्ट्रेंथन करता है। क्यों स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी, इतनी से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली गई थी कि इसे अलग से ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो भाई जाहिर सी बात है पार्लियामेंट के पावर्स को भाई स्ट्रेंथ तो दे ही रहा है, ठीक है ना। अब 44 देख लो, ये फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और 55वें अमेंडमेंट में देखो रीऑर्गेनाइज्ड मिजोरम टू अ फुल स्टेट ऑफ इंडिया। देखो 35-36 में सिक्किम था, यहाँ पे देखो मिजोरम की बात हो रही है। 56वें में देखो स्पेशल स्टेटस दिया गया नागालैंड और मिजोरम को। 61 क्या है, देखो आर्टिकल 61 जो है इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे अमेंडमेंट जो है 21 से 18 साल कर दिया गया था इलेक्शन का, जो हम लोग वोट देते हैं, तो मिनिमम एज जो है 18 सबके लिए कर दी गई थी, ठीक है ना। 69 देखो इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। अब 73-74 देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से रिलेटेड है, और ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड हो गया। 84 भी इम्पोर्टेंट है, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड हो गया। 91 मैंने आपको बताया था ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, और ये प्रोहिबिट करता है डुअल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर।
ठीक है। उसके बाद देखो 100 से इम्पोर्टेंट है, 100 भी आप याद कर लेना, लेकिन 100 से देखो 100 जीएसटी हो गया। दूसरे में नेशनल बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड हो गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इनको। और 103वां ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। 104वां जो रिलेटेड है वो 10 साल को इनका जो रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसका उनको 10 साल का बढ़ा दिया गया था फिर से। ये हमेशा 10 साल बाद बढ़ा ही दिया जाता है। 105वें में क्या है, ये पावर ऑफ द स्टेट इन रिगार्ड टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वेयर क्लेरिफाइड स्पेशल कंसर्निंग द सिक्योरिटी ऑफ द पीएम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 106 क्या, नागाज एंड दियर लैंग्वेजेस गिवन स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नागाज के जो लैंग्वेज हैं उसको स्पेशल रीऑर्गेनाइज किया गया था, रिकॉग्नाइज, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के। मतलब ये शेड्यूल ट्राइब्स को एक तरीके से समझ लो, जो नागाज हैं उनको दिया गया था एक स्पेशल रिकॉग्निशन, ठीक है ना। तो ये आपका 106 अमेंडमेंट आज तक है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में दी हुई हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको। अब देखो ये इम्पोर्टेंट रिट्स है, और ये जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स के केस में दिए जाते हैं। तो ये हाई कोर्ट भी देता है और सुप्रीम कोर्ट भी देता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट 124वें के तहत, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसी को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, आर्टिकल 32 को। अब देखो ये पहला हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और क्यू वारंटो। अब इन सब का मतलब देखो अलग अलग दिया है। यू मे हैव द बॉडी, ये हैबियस कॉर्पस मतलब बॉडी जो है उसको मेरे सामने पेश करो। मैंडेमस मतलब हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड मतलब किसी चीज़ को करने से रोकता है। सर्जरी मतलब टू बी सर्टिफाइड मतलब अगर किसी ने कोई डिसीजन दे दिया है और वो कोर्ट को लग रहा है कि ये गलत है तो वो उसको क्वेश कर देता है। क्यू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आप किस अथॉरिटी से यहाँ बैठे हो। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 रिट हैं। इन पाँचों का क्या क्या काम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये आप समझ जाओगे कि क्यों लिखा है। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है तो उसमें ये होता है ना कि आपने डिटेन किया है तो आपने क्यों डिटेन किया है, आप इसको पहले तो कोर्ट में पेश करो 24 घंटे के अंदर, और आने जाने का समय केवल वो स्किप करना होता है, बाकी ये रहता है कि 24 घंटे में आप कोर्ट में पेश करो। दूसरा क्या है, मैंडेमस, कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी इट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो पब्लिक को भी परफॉर्म करनी होती है, कि जैसे मान लो अगर पुलिस आपसे ये सहायता मांग रही हो कोई चीज़, तो ये आदेश होता है ना कि पब्लिक को भी कि आपको ये करना पड़ेगा अगर वो कह रही है। अगर नहीं करते हो तो फिर आप पे भी लीगल एक्शन हो सकता है। ये मतलब कुछ स्पेशल केसेस में रहता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि अगर मान लो कोई कोर्ट कोई आदेश दे रहा है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, समझ रहे हो, फिर भी वो उसको प्रोसीडिंग ले रहा है, तो उसके लिए कोर्ट उनको रोक लगाता है कि भाई आप क्यों ये कैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। सर्जरी में क्या है कि क्वेश द एनुअल, अच्छा ठीक है, अगर मान लो किसी कोर्ट ने कोई आदेश दिया, कोई मतलब लोअर कोर्ट है, लेकिन बाद में पता चलता है ना कि ये इसकी अथॉरिटी से बाहर की चीज़ें, तो वो उसको ख़त्म करके और फिर उसको अपने जुरिसडिक्शन में लेता है कि अब मैं इस पे मतलब मैं इसकी सुनवाई वगैरह करूँगा। अब इसमें देखो क्यू वारंटो में क्या है कि जैसे कोई ऑफिसर है वो किसी पद को होल्ड किया लेकिन वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वो मतलब कोर्ट इससे पूछता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हो, ठीक है ना। तो ये 5 तरीके की रिट होती हैं जो मतलब दोनों कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों मतलब ये रिट इशू करता है। ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट ड्यूटीज से रिलेटेड वो सारे यहाँ पे हैं, इसी में रिट वाले क्वेश्चन भी इसी में शामिल हैं। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी थी और उसके जो चेयरमैन्स हैं और उनका क्या क्या रोल था, ठीक है ना, उन पे ये फोकस किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एडवाइजरी कमेटी जो थी उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बी आर अम्बेडकर, ये मतलब कई बार पूछा गया है। फाइनेंस एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये आर के षणमुखम शेट्टी के पास था।
कमेटी ऑन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये एस के धर के पास था। स्टीयरिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू, अब देखो जवाहरलाल नेहरू के पास एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक दो और कमेटियाँ थी। और कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज ये SR वल्लभ भाई पटेल, ये देखो इनके पास भी दो था, एक पहला वाला था ये एडवाइजरी कमेटी और यहाँ पे कमेटी ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। लैंग्वेज कमेटी NG रंगा। कमेटी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ ये आनंद श्यानम अयंगर के पास थी। कमेटी ऑन सिटीजनशिप गोपाल स्वामी अयंगर। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट ये भी देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ गया। एडवाइजरी कमेटी एक माइनॉरिटी और एक यहाँ पे फंडामेंटल राइट की कमेटी हो गई। और कमेटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जवाहरलाल नेहरू। और कमेटी ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये देखो ड्राफ्टिंग वाला जितना भी है वो अम्बेडकर के पास है। और एक यूनियन वाला जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के पास है। एक स्टीयरिंग कमेटी और स्टेट कमेटी, इसमें भी देखो इसमें पटेल और नेहरू दोनों हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, ये आपको मतलब अच्छे से याद रखना और इसके की फोकस रोल भी आप देख सकते हो यहाँ पे, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अब देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे आ जाते हैं। पार्लियामेंट मैंने आपको बताया ना, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बनता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट, इन 3 से बनता है। लेकिन यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे, हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे क्योंकि हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं। अब देखो लोकसभा को जो ना हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसमें 545 मेंबर होते हैं, जिसमें 530 स्टेट से आते हैं, 13 यूनियन एंड टेरिटरी से आते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। इनका टर्म जो होता है 5 साल का होता है। इनका इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट पीपल के द्वारा किया जाता है, कि हम जाके वोट डालते हैं तब ये चुने जाते हैं, ठीक है। ये लॉ पास कर सकते हैं किस पे, मैटर ऑफ यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे पास करते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टेट लिस्ट पे सिर्फ राज्य सरकारें मतलब वो कर सकती हैं। अब ये बजट अप्रूव करते हैं, होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू क्वेश्चन आवर एंड डिबेट्स, अच्छा ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइडेड ओवर द लोकसभा प्रोसीडिंग, मतलब ये जो लोकसभा का स्पीकर होता है ये लोकसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको प्रिसाइड करता है। फिर आ जाते हैं राज्यसभा पे, इनमें 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका टर्म जो होता है वो 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, मतलब 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं इसके। अब इसका इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मतलब हम जिनको चुने होते हैं वो इनको चुनते हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्ट कहा जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए हुए हैं। और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है ना। और ये इनकी कुछ पावर्स दी हुई हैं और इनको कैसे हटाया जा सकता है ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ये पार्लियामेंट से रिलेटेड ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो SSC में पूछे गए हैं। अब प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं, इनका इलेक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, PRSTV मेथड से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट विद ट्रांसफरेबल वोट, ये इसका फार्मूला फुल फॉर्म होता है। और ये इसका इम्पीचमेंट का तरीका, ये एग्जीक्यूटिव पावर, इसकी लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी पावर, इमरजेंसी पावर, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दिया हुआ है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसका पावर क्या क्या रहेगा और इसको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हैं। अब आ जाते हैं हम गवर्नर ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट के लिए पढ़े हैं वही गवर्नर के लिए भी है यहाँ पे। और ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो हम लोकसभा के लिए पढ़े हैं वो चीज़ यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर में है। यहाँ पे भी बाई कैमरल होता है, यूनिकैमरल सम स्टेट के लिए, कुछ स्टेट के लिए यूनिकैमरल होता है। ये स्टेट वाले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 32 के तहत पढ़ते हैं हम इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 34 जजों का होता है, जिसमें एक तो CGI होता है, बाकी 3 जो होते हैं वो और इम्पोर्टेंट जज होते हैं और बाकी 30 उनके नीचे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये
ये 30 ये और 1 ये, 30 + 1 का ये रहता है। फिर हाई कोर्ट के बारे में आप देख लीजिएगा, इसके भी ये तीनों चारों जुरिस्डिक्शन जो हैं, जुडिशल रिव्यू वगैरह, रेट वगैरह कैसे ये इशू करते हैं, हम लोग सब पढ़ चुके हैं ऊपर। उसके बाद ये नीचे के कोर्ट्स की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है ना। और फिर ये कोर्ट से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर दे रखे हैं। फिर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी हम पढ़ चुके हैं। 73 अमेंडमेंट से पंचायत जुड़ा गया था, 74 से म्यूनिसिपैलिटी जुड़ी गई थी। आर्टिकल 40 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 43 से 43O तक ये पंचायत की बात करता है। फिर आर्टिकल 243P से आर्टिकल ZG तक ये आपका म्यूनिसिपैलिटी। और फिर ZH के बाद से आपका रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें भी देखो 3 पार्ट होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 चीज़ें ये रहती हैं। ये देखो 73 अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था। इसमें भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन वुमेन का होता है। ये सारी चीज़ें जो रिजर्वेशन दिया गया है, या तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स के लिए, और वुमेन्स का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी होता है, ठीक है ना। और इसमें भी ये रिजर्वेशन के रिलेटेड दिया हुआ है आपका म्यूनिसिपैलिटी में। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, UPSC हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। ये आर्टिकल याद रखिएगा आप लोग। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, RBI हो गया। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हो गया। ये एक्ट आप लोग याद रखिएगा कब आया था, 2005 के बाद। ये CVC चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ठीक है ना, ये विजिलेंस वाला हो गया। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो गए। फिर ये नेबरिंग कंट्रीज़ का जो पॉलिटी है, पाकिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चाइना का, ये नेपाल का, ये भूटान के बारे में कुछ, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आप केवल क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये इतना चीज़ें था इसमें। इसी के साथ ये ख़त्म होता है। तो इसमें मैंने देखो आपको शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उससे रिलेटेड मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने आपको इसमें शेड्यूल पढ़ा दिया, इसमें मैंने आपको लिस्ट पढ़ा दी जो लिस्ट थे। फिर मैंने आपको पार्ट्स पढ़ा दिया, फिर पार्ट्स में मैंने आर्टिकल आपको पढ़ा दिया। अब आर्टिकल जिससे रिलेटेड था, जैसे स्टार्टिंग यूनियन टेरिटरी वगैरह से स्टार्ट हुआ, फिर सिटीजनशिप आया, फंडामेंटल राइट आया, DPSP आया, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया, फिर आपका यूनियन आया, फिर आपका स्टेट आया, फिर आपका यूनियन टेरिटरी आया। फिर हमने फाइनेंस वाला पढ़ा था 12वें में। 13वें पार्ट में हमने ट्रेड से रिलेटेड पढ़ लिया। फिर हमने 15वें में आपका इलेक्शन से रिलेटेड पढ़ लिया था। फिर हमने UPSC PSC ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने 17वें में लैंग्वेज पढ़ लिया था। फिर हमने मिसलेनियस पढ़ा था। फिर हमने 20वें में अमेंडमेंट पढ़ लिया था पार्ट 20 में। ऐसे ऐसे करके हमने सारे पार्ट्स देखे, उसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देखे। फिर हमने अमेंडमेंट देखा। अमेंडमेंट में भी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप बना के देखा था। हमने फर्स्ट वाला तो पहले देखा 9th शेड्यूल था। फिर हमने 7th देखा था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। फिर हमने 10वां 12वां 13वां 14वां हमने पढ़ा था कि दादर नागर हवेली, दमन दीव, नागालैंड, पुडुचेरी, ये चारों हमने लाइन से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद किया था। फिर हमने आर्टिकल नंबर 21, 71, 92, 96 देखा था, जिसमें हमने 21वें में सिंधी, 71वें में मणिपुरी, कोंकणी, नेपालीज पढ़ा था। 92 में हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। फिर 96 में हमने देखा था कि उड़िया चेंज कर दिया गया था, उड़िया को हमने उड़िया किया था, सॉरी। फिर हमने 36 में देखा था कि सिक्किम को हमने फुल फ्लेज दर्जा दिया था, 35वें में हाफ दर्जा दिया था, फिर 36वें में फुल दे दिया था, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आर्टिकल 42वां अमेंडमेंट पढ़ा था। उसमें हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाया था। उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड की थी, तो जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रेंथ मिल रही थी अलग से, ठीक है ना, वो पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, 44वां हमने शायद 44वां मैंने लिखा था ना, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, तो अगर नहीं बताया था ना तो उसको याद कर लेना, आर्टिकल 300A, ठीक है ना।
उसके बाद हमने 61वां पढ़ा था कि उसमें हमने 21 से 18 कर दिया था इलेक्शन वाला जो रहता है उम्र। और उसके बाद हमने 69 में दिल्ली पढ़ा था कि उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित कर दिया गया। और 91 तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, उसके साथ ही 52 के साथ हम लोग 52 ही नहीं बताएं, 52 में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा था, वही चीज़ 91 में भी है। और उसमें थोड़ा सा 1/10 वाला भी सीन था कि 1/10 जब रहते हैं तभी हम मतलब प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया था। उसके बाद फिर हमने 101 हमने जीएसटी पढ़ा था। 102 में हमने नेशनल बैकवर्ड कमीशन पढ़ा था। तीसरे में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पढ़ा था। ऐसे ऐसे करके हमने मतलब 106 तक पूरा पढ़ लिया था। तो ये था आपका पूरा पॉलिटी जो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने रिट वगैरह भी देखा था कि 5 तरीके के रिट थे, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, सर्सरी और प्रोहिबिशन, ठीक है ना। ये पांचों हमने पढ़ा था और उसको आपने अलग अलग मतलब भी जाना था, उसको तुरंत क्या बोलते हैं, हैव द बॉडी ऑफ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये था आपका कंप्लीट पॉलिटी। अब अगर आपको ये पूरा रिवीजन करना है ना, तो जैसे जैसे मैं बता जाऊँगा आप एक बार देख लोगे ना, 1-1.5 घंटे का ये मेरे ख्याल से वीडियो रहेगा, तो आपका एक बार हल्का हल्का रिकैप आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप PDF से पढ़ते जाओ और क्वेश्चंस लगाते जाओ, जो मतलब इसमें 1 लाइनर्स दिए हैं, आप इसको देखते जाओ ना, आपको पॉलिटी में इसके बाहर कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, हम ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें एनलाइटमेंट चैनल को। और इसी तरीके से मैंने हिस्ट्री भी तीनों पढ़ा रखा है, तो आप कहोगे तो मैं इसी तरीके से वीडियो बना के आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूँगा, लेकिन ये जब आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उसके बाद ही कराऊँगा। ठीक है, थैंक यू।